तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो अभी कक्षा 10वीं गणित विषय का रुक जाना नहीं का एग्जाम हुआ था। उसमें जो विकल्प पूछे गए थे 25 नंबर के, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द में आंसर देना था। इस प्रकार से जो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उनको लेकर आए हैं और चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर आया था और किस प्रकार के उस पेपर में ये विकल्प पूछे गए थे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं ये वीडियो। बेटा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक तरफ से पूरा वीडियो देखना। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अगर रुक जाना नहीं गणित का पेपर दिया है तो कितने बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आइए चलते हैं, हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर, जिसमें लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर बेटा 96 और 404 का HCF लेना था, बताना था आपको कि इसका HCF कितना आएगा। तो HCF लेना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अगर अभी तक आप HCF लेना नहीं जानते हैं, नहीं सीख पाए हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे जाके वो HCF वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसका जो राइट आंसर हमें मिलने वाला है, ये हमारा बी नंबर का राइट आंसर है। इसका जो 96 और 404 का HCF निकल के आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। कभी हम इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से निकाला है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा अर्थात सामने वाला क्वेश्चन में हमें मूलों का योग पूछ रहा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो बहुपद का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल से संबंधित फार्मूला है। तो बेटा मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी नंबर का होगा और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये हमारा डी नंबर का है। उपरोक्त सभी उस श्रेणी का जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का है कि उपरोक्त तीनों। उसके बाद में जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी। तो बेटा इसको जब मैंने हल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगने वाला है जब जो हम 7 अध्याय निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमने दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला लगाया तो हमारा जो आंसर आया है बेटा वो बी नंबर का, इसका सही आंसर 10 आया है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे हम 5वें प्रश्न की। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। ये हम त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा, यहाँ पर जो कोण बनने वाला है वो 30 डिग्री का बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यदि किसी एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। ये प्रायिकता में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है बेटा। तो जो घटना घटित नहीं
हो सकती है उसकी जो प्रायिकता होती है बेटा शून्य होती है। अर्थात अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो डी नंबर का आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद रिक्त स्थानों पे हम चर्चा कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में लिखा हुआ है कि रेखिक समीकरण ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का आलेख एक खाली स्थान रेखा है। तो इसका जो आलेख है बेटा वो एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा। रिक्त स्थान आएगा वो आ जाएगा एक सरल रेखा है। ठीक है, तो पहले खाली स्थान में हमें सरल फिल करना था। उसके बाद दूसरा जो है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। इधर बन नहीं पाएगा, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा द्विघात समीकरण आएगा। लिखा हुआ है एक एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है 5, 10, 15 डैश डैश का 10वां पद। तो यहां पर जब हमने 10वां पद निकाला बेटा तो ये 50 आया है। क्या आया बेटा? 50 आया है 10वां पद। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन चौथे पे हम चर्चा करेंगे कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं बेटा? नहीं बोल सकते। सर्वांग सम का मतलब है जिसके सभी अंग, ऐसी आकृति जिसके सभी अंग समान हो वो सर्वांग सम कहलाती है। लेकिन ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसी दिखती हो वो क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है बेटा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 5वें क्वेश्चन पर। लिखा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये हमारा एक थ्योरम भी है बेटा, एक प्रमेय भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लंब आएगा इस खाली स्थान में। ठीक है ना। उसके बाद में 3 माध्यिका बराबर खाली स्थान धन 2 माध्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा इसमें बहुलक आ जाएगा। क्या आएगा? बहुलक आएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। तो हम जानते हैं जो परिमेय संख्या होती हैं, जो वास्तविक संख्या होती हैं, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सत्य है बेटा। कैसा है ये? सत्य है। और इसको इधर हम क्या लिख सकते थे? ये सत्य है। ठीक है ना। ये हमारा सत्य है। उसके बाद में a और b का समांतर माध्य a प्लस b/2 होगा। तो ये बिल्कुल ये भी हमारा सत्य है। ठीक है ना। ये भी हमारा कैसा है? सत्य। ये एक फार्मूला होता है, a और b का समांतर माध्य होता है दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो दोनों संख्याओं का योग दे दिया है इधर a प्लस b/2। ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो सदैव बराबर नहीं हो सकता है। अगर हम सर्वांग सम की बात करें तो सर्वांग सम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव बराबर होगा। लेकिन समरूप के लिए ये शर्त नहीं है। कोई त्रिभुज हमारा छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। छोटे का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकल के आएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकल के आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बेटा हमारा असत्य है, जो हमारा सी नंबर का है। कैसा है ये? असत्य। इधर जगह नहीं है तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद में किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी बेटा हमारा असत्य है, क्योंकि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी y निर्देशांक नहीं कहलाती बेटा, वो x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है? x निर्देशांक। तो ये वाला भी हमारा असत्य है। ठीक है ना।
उसके बाद हम चर्चा करेंगे ई नंबर का कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेटा ये वाला हमारा ऑप्शन सत्य है, ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का। अगला जो हमारा एफ नंबर का है, लिखा है अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। चूंकि ये अर्धगोले का नहीं, ये गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, अर्थात 2/3 पाई आर क्यू होता है अर्धगोले का। और बात हो रही है इधर अर्धगोले की, तो ये ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा हमने यहाँ पर सही विकल्प, रिक्त स्थान और सत्य असत्य पे चर्चा की है। जो अभी रुक जाना नहीं, कक्षा 10वीं ओपन बोर्ड का जो पेपर हुआ था, उसका जो पेपर हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जहां पर हम चर्चा करेंगे सही जोड़ी, और उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा एक शब्द में उत्तर वाला। तो आइए चलते हैं अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे पर। चौथा क्वेश्चन बेटा सही जोड़ी के रूप में आया था, और यहाँ पर आपको सही जोड़ी बताना है, ठीक है ना। तो चलते हैं सही जोड़ी के पहले क्वेश्चन पर। लिखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर में क्या हो सकता है बेटा। 3 सर्व समीकरण होती हैं, जिसमें एक ये सर्व समीका है त्रिकोणमिति में जो 3 सर्व समीकरण हैं, उसी की एक ये सर्व समीका है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है sin 60 का मान हमें बताना है। तो बेटा जो sin 60 का मान होता है वो होता है √3/2, ठीक है ना, करनी 3/2। यहाँ पर जब हम त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसमें जब हम यहाँ पर मान याद करते हैं या फिर उसमें जो मान दिए रहते हैं उसके आधार पर sin 60 का जो मान निकल के आता है वो आता है √3/2। तो यहाँ पर सेकंड का जो ऑप्शन सही है वो डी नंबर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं पहला जो क्वेश्चन बताया था मैंने 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा इधर सी नंबर का, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार से आपको पेपर में नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, ये सभी यहाँ पर जो सही जोड़ी के रूप में दी है ये 6 ही ऑप्शन, जो 6 ऑप्शन दिए हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में उसके जस्ट सामने आपको ये लिखना है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार का आपको ये लाइन नहीं खींचना है, ये गलत तरीका है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में sin 60 का मान मैंने क्या बताया था, ये बताया था करनी 3/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी नंबर का होगा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में cot थीटा का जो मान है बेटा वो ए नंबर का आ जाएगा cos थीटा/sin थीटा, ठीक है ना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, और tan का जस्ट अपोजिट cot थीटा होता है, इसलिए हमारा cot थीटा का जो मान आएगा वो हमारा ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा हम देखते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त है उसके चाप की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरी परिधि का हमें कहीं ना कहीं उसकी लंबाई पता करनी है। तो वृत्त के चाप की लंबाई और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की अगर बात आ जाए, जहां पर क्षेत्रफल की बात आती है तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसलिए वृत्त के चाप की जो लंबाई है वो हो जाएगी θ/360 2πr। तो इसका जो चौथे का हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ई नंबर का होगा बेटा, ठीक है ना। और वृत्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है इसका जो आंसर होगा वो हमारा एफ नंबर का होगा
थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमारा लास्ट जो बचता है कि संभव घटना की प्रायिकता। अभी हमने चर्चा की थी, एक ऑब्जेक्ट तो आया था कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी संभावना क्या हो सकती है, मतलब घटित नहीं हो सकती वो अनिश्चित घटना है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, शून्य होती है, और जो संभव घटना होती है जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा बी नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का मान है। तो ये हम 4 अध्याय में पढ़ेंगे। विविक्त कर का जो फार्मूला होता है वो बेटा वो होता है हमारा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा विविक्त कर का फार्मूला है, जिसे हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण या ऐसा कुछ द्विघात समीकरण में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये बताना है आपको क्या यह एक द्विघात समीकरण है। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो निकल के ऑप्शन आएगा कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। बेटा मैं ये पूरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से हल करके यहाँ पे बता सकता था और बताऊंगा भी, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो बच्चे क्या होता है बोर हो जाते, इसलिए मैं यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, हल करके नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का प्रमेय का नाम लिखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है तो बेटा समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय होता है वो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में इसका एक शब्द में आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। उसके बाद में मूल बिंदु x y की, अच्छा मूल बिंदु की x y अक्ष से दूरी। अब देखो बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक थोड़ा सा देख लो, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत से बच्चे ये गलत करके आए होंगे, इसलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और एक जो बिंदु दिए गए हैं x और y अक्ष दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे हम। पहला तो हमें बिंदु जो है 0 0 दिया है और दूसरा x y दिया है। ठीक है। इसको मानेंगे x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये रूट लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस में ये y स्क्वायर और ये रूट लगा रहेगा। ठीक है। आप चाहें तो ये रूट भी हटा सकते हैं, वरना हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो इसकी जो दूरी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये रूट, इतना आंसर भी लिख सकते थे। ये हमारा राइट आंसर। बहुत से बच्चे मूल बिंदु देखकर यहाँ पर 0 0 लिख के भी आ गए होंगे, तो वो आपका गलत आंसर है बेटा। ठीक है ना। उसके बाद में वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है। ठीक है ना। ये हम जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसमें ये हम पढ़ने वाले हैं और इसका जो राइट आंसर है बेटा इसमें आ जाएगा क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना। उसके बाद में छठवां दिया है
किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वार्षिक पेपर में भी पूछा गया था और अभी ये रोजाना नहीं ओपन बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा इसमें आ जाएगा कितनी स्पर्श रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य या हम अनंत बोल सकते हैं या हम अनेक बोल सकते हैं। वृत्त मैंने बनाया उस पे एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी, एक इधर से खींच दी, इधर से मतलब कुल मिलाकर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे 25 नंबर के या उससे ज्यादा नंबर के, शायद 30 नंबर के होंगे क्योंकि ये 6 नंबर यहाँ पर दिए हैं, 6 नंबर ये दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर 5 हमारे यहाँ पर जो प्रश्न थे 6-6 नंबर के, तो 30 नंबर का आपका जो पेपर था बेटा बहुत इजी पेपर आया था। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं इस वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपने पूरे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की है तो मैं नहीं मानता कि पेपर कठिन आया है। पेपर में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण भी होंगे, यही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन मैंने हल करके बताए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो गणित से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्नों के हल प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करें।